गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शंस को। आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन रेट लॉ। रेट लॉ गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे। बेसिकली इस बात का कोई जेई से कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक बातें कुछ पता होनी चाहिए। गुलबर्ग और वागे ने रेट लॉ को एक्सप्लेन किया था। लास्ट क्लास में ये लिखा था, अकॉर्डिंग टू लॉ रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the products of molar concentration of reactant raised with suitable powers in form of stoichiometric coefficient। जैसा कि आप देख रहे हैं रेट लॉ को डिफाइन करने का तरीका, अकॉर्डिंग टू लॉ रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of molar concentration of reactant raised with suitable powers in form of stoichiometric coefficient। जैसे एग्जाम्पल काउंट किया, A plus B gives product। अगर मैं यहाँ पे रेट लॉ लिखूं तो कंडीशन आएगी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A molar concentration of B raised with suitable power in terms of stoichiometric coefficient। stoichiometric coefficient 1, B का भी stoichiometric coefficient 1, A raised to power 1, B raised to power 1। या इसको अपन लिख देते हैं X A Y B, A raised to power X, B raised to power Y। proportion साइन हटा दीजिए, कांस्टेंट लग जाएगा। and R is equal to K, A raised to power X and B raised to power Y। ये अपना रेट लॉ, जिसे रेट एक्सप्रेशन में भी काउंट कर सकते हैं। और के जो है यहाँ पे, इसको अपन काउंट करते हैं रेट कांस्टेंट। जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो जाएगा हमेशा पावर की फॉर्म में, और पावर का सम जो अपने पास रहता है वो हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जो प्रोपोर्शन कांस्टेंट है उसे बोला हुआ है रेट कांस्टेंट। लास्ट क्लास में यहां तक डिस्कस किया था। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से पहले यहां जो ये पावर लिखी हुई है एक्स एंड वाई, तो मैं यहां लिख देता हूं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी के की यूनिट क्या होगी? तो फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट रहती है मोल per liter raised to power 1 minus n second inverse। Second, in terms of pressure, unit is atm raised to power 1 minus n second inverse। देखिए, if
n is 0, it means zero order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन यूनिट क्या हो जाएगी 1 माइनस 0 1, देन मोल पर लीटर पर सेकेंड, देन यूनिट ऑफ के मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स. अगर यहाँ काउंट करो प्रेशर की कंडीशन, देन 1 माइनस 0 1 कंडीशन, देन यूनिट आ जाएगी एटीएम पर सेकेंड इफ n इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. वन माइनस वन इट मीन जीरो, और किसी की पावर अगर जीरो है तो वैल्यू कितनी होगी 1, देन रेट कांस्टेंट यूनिट सेकंड इनवर्स. यहां पर भी काउंट किया 1 माइनस 1 0, देन यूनिट सेकंड इनवर्स. यानी फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन टर्म हो या प्रेशर टर्म हो, रेट कांस्टेंट यूनिट इज ऑलवेज सेकंड इनवर्स. इफ n इक्वल टू 2, it second order reaction. Then rate constant unit mole per liter power 1 minus 2 minus 1 second inverse, then unit is liter mole inverse and second inverse. 1 minus 2 minus 1, then unit is ATM inverse and second inverse. ये तीनों यूनिट्स अपने पास में है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर. रेट कांस्टेंट यूनिट काउंट करोगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स. इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एटीएम रेज टू पावर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स. एन की वैल्यू पुट की 0, देन यूनिट आएगी मोल पर लीटर पर सेकंड, और प्रेशर में एटीएम पर सेकंड. इफ एन इज इक्वल टू 1, देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन के की यूनिट आएगी सेकंड इनवर्स. ये दोनों ही केस में सेकंड इनवर्स होगा. इफ एन इक्वल टू 2, देन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट आ जाएगी लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, बट एटीएम इनवर्स सेकंड इनवर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. ये तीनों रेट कांस्टेंट की यूनिट. बताइए ऐसे चलिए आगे बढ़ते हैं. अब डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट गिवन बाय ओस्टवाल्ड. ऑर्डर जो नेम इंट्रोड्यूस किया गया था वो इंट्रोड्यूस किया गया था ओस्टवाल्ड के थ्रू. अब होता क्या है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 2A, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में. इट मीन्स ए रिएक्टेंट जो है इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं. अब हो सकता है इन 2 मॉलिक्यूल में से एक एक्टिव मॉलिक्यूल हो, दूसरा इनएक्टिव मॉलिक्यूल हो, यह रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा. अगर दोनों मॉलिक्यूल एक्टिव होते हैं और दोनों एक्टिव होकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, यानी दोनों के इफेक्टिव कोलिजन्स हो रहे हैं, तो इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को भी इंक्रीज करेंगे, यानी इनडायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं. तो ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. हो सकता है इस ए के 2 मॉलिक्यूल में से 1 मॉलिक्यूल जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, और 1 मॉलिक्यूल इनएक्टिव कंडीशन में. तो 1 मॉलिक्यूल अगर एक्टिव कंडीशन में, इट मींस इसका ऑर्डर भी कितना होगा 1. अगर मान लो इस ए के 2 मॉलिक्यूल दोनों ही इनएक्टिव कंडीशन में, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट ही नहीं कर रहे, तो इट मींस इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 0. तो सिंपल डेफिनेशन काउंट करें तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ reactant molecules that affects the rate of chemical reaction is order of reaction. जैसे A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, रेट लो मेरा हो जाएगा R इज इक्वल टू K
ए रेज टू पावर 1 बी रेज टू पावर 1। मैंने अभी तक दोनों मॉलिक्यूल इफेक्ट कर रहे हैं। अब यहां लिखता हूं एक्टिव मास ऑफ एक्स यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज वाई। अब फर्स्ट केस, इफ concentration of A is double, A की कंसंट्रेशन डबल कर दे, यानी पहले कंसंट्रेशन कितनी है x, अब इसको डबल करोगे तो डबल करती है, यानी पहले कितना था x इंटू वाई, अब कितना होगा 2x इंटू वाई, 2x वाई, यानी जैसे ही तुमने A की कंसंट्रेशन डबल किया देन रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल। लेकिन अगर मैं इसको ये लिख देता R इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई, या इसको एक्स वाई की जगह अपन काउंट कर लेते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी। अब यहां लिखता मैं इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन will be 4 times. Then यानी आपने ए की कंसंट्रेशन डबल किया है, बी को चेंज नहीं कर रहे, तो पहले अगर जब चेंज नहीं कर रहे थे तब कंडीशन अपने पास में थी R इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स ए रेज टू पावर ए एंड बी रेज टू पावर बी। ए की कंसंट्रेशन एक्स बी की वाई, तो कंडीशन थी R इज इक्वल टू के इंटू एक्स ए वाई बी कंडीशन। अब इसको कहा हुआ कि ए को डबल कर दिया तो डबल करती है कंडीशन आ गई 2x, देन R इज इक्वल टू के 2x इसकी पावर a इंटू वाई बी कंडीशन। लेकिन वो ये कह रहा है इसको डबल करने से मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ रही है 4 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ रही है 4 टाइम्स। इट मीन्स यहां पर अपने पास में a की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 2, क्योंकि बी तो इफेक्ट कर ही नहीं रहा, बी की कंसंट्रेशन को मैंने पार्टिसिपेट कर रहा है, बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रेखा चेंज कर नहीं दे, तो इसको 4 टाइम्स करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर होना कंपलसरी है। इट मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 2। If concentration of A and B both are double, तब क्या इफेक्ट आएगा देखते हैं। R इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर A वाई रेज टू पावर B, इसको भी डबल किया इसको भी डबल किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आएगी 4 टाइम्स। देन रेट ऑफ रिएक्शन will be 4 times। यानी अपन नॉर्मली इसको जैसे अपन कंसंट्रेशन को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो उसका ऑर्डर कहाँ आएगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होगी, रेट कांस्टेंट भी इफेक्ट होगा, तो अपन काउंट कर रहे हैं कि जैसे ही मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया ए की कंसंट्रेशन को, बी को कांस्टेंट रखा, तो बी को कांस्टेंट रखा तो इसको डबल करने से कितना होगा, ये भी डबल होगा। लेकिन अगर ये 4 टाइम्स हो रहा है इट मींस इसका पावर कितना होगा ए। अब मैं इसको लिख दूं इफ concentration of A is double but concentration of B is half, then R is equal to 2x raised to power A y by 2 condition B। तो अपने पास में रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा एज यूजुअल, देन देयर इज no change in rate of reaction। और रेट ऑफ रिएक्शन को अगर इंक्रीज किया इसको डबल कर देते तो डबल करते इसका मीनिंग क्या होगा कि वाई पे इफेक्ट ही नहीं आ रहा, बी की वैल्यू कितनी होगी 0, तो इफेक्ट किससे होता ए से। तो सिंपल कंडीशन ये है कि जितने मॉलिक्यूल इफेक्ट करेंगे वो उसका कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को नॉर्मली हम दो अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, सेकंड बाय ग्राफिकल मेथड. इन दो मेथड से अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जाता है. तो पहले आज हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड को. जैसे एग्जांपल काउंट किया, 2a प्लस b gives 2c gives प्रोडक्ट. ये अपने केमिकल रिएक्शन दे रखी है. नॉर्मली क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो अपने पास में एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि जब तक मेरे को पता नहीं एक्सपेरिमेंट में कितने मॉलिक्यूल इफेक्ट कर रहे हैं, मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा. अब ये रिएक्शन के लिए एक मैकेनिज्म दी हुई है. स्टेप फर्स्ट स्टेप में दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं एक्स. सेकेंड स्टेप, एक्स प्लस ए, ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं वाई. स्टेप थर्ड, वाई प्लस सी, ये दोनों मिलके बना रहे हैं एक फाइनल प्रोडक्ट. इसको इस तरह काउंट करके ए प्लस बी गिव्स एक्स, एक्स प्लस ए प्लस सी गिव्स वाई, और वाई प्लस सी इज प्रोडक्ट. ये तीन रिएक्शन अपने पास में. अब यहाँ पे ये रिवर्सिबल साइन, ये इरिवर्सिबल साइन और ये रिवर्सिबल साइन. इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो ब्रैकेट में वो रेट ऑफ रिएक्शन लिख कर देगा आपको, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कि 10⁻⁻⁶ -4 -3 मोल पर लीटर पर सेकंड, या वो ये लिख के देगा कि फर्स्ट जो स्टेप है अपने पास में वो फास्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप स्लो, और थर्ड कौन सा हुआ, फास्ट स्टेप. इरिवर्सिबल है तो स्टेप कौन सा हो गया, स्लो स्टेप. और रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ जो अप्लाई किया जाता है वो हमेशा सबसे स्लो स्टेप पे ही एप्लीकेबल होगा. तो सबसे स्लो स्टेप पे रेट लॉ अप्लाई करें. R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के एक्स ए एंड सी. इस पे रेट लॉ अप्लाई किया. कंपोनेंट कौन कौन से थे, एक्स ए एंड सी कंपोनेंट. तो यहाँ काउंट किया R इज इक्वल टू के एक्स इंटू ए इंटू सी कंपोनेंट. लेकिन जो मेरी ओरिजिनल रिएक्शन थी, ओरिजिनल रिएक्शन कौन सी, 2a प्लस बी प्लस 2c गिव्स प्रोडक्ट. इस रिएक्शन के अंदर x कंपोनेंट जो है वो तो है ही नहीं स्टार्टिंग से ही, यानी इस x कंपोनेंट को मेरे को डिस्प्लेस करना पड़ेगा इन तीनों स्टेप के अंदर से. तो उसके लिए ये चेक करो x कंपोनेंट बना हुआ कहां पर है, x कंपोनेंट कहां बना हुआ है, अपना फर्स्ट स्टेप के अंदर. तो यहां लेगा इन स्टेप फर्स्ट, साइन कौन सा है, रिवर्सिबल. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काउंट कर ले. यहाँ पे केसी की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो केसी की वैल्यू कितनी होगी, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट मन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. तो यहां लिखा एक्स अपॉन, यहां से सी हटा दें, एक्स अपॉन ए इंटू बी कंडीशन. यहां से एक्स की वैल्यू निकालने, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, के सी इंटू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी. इस एक्स की वैल्यू को यहां पुट कर दें तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर इज इक्वल टू के इंटू के सी, ए इंटू ए स्क्वायर, बी की पावर 1 और सी रेस्ट टू पावर 1. अब ये दोनों कांस्टेंट थे तो इसको कंबाइंड फॉर्म लिखते हैं, आर इज इक्वल टू के डैश ए रेस्ट टू पावर 2, बी रेस्ट टू पावर 1 एंड सी रेस्ट टू पावर 1. तो यहाँ पे अपने पास में ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर टोटल हो गया 2 + 1 + 1, टोटल ऑर्डर कितना हुआ 4. यानी इस रिएक्शन के लिए टोटल ऑर्डर अपने पास में रह गया 4. स्टार्टिंग में अगर देखिए तो ए के 2 मॉलिक्यूल, बी का 1 मॉलिक्यूल, सी के 2 मॉलिक्यूल, तो ऑर्डर आना कितना चाहिए था 5, लेकिन अपने पास में फाइनली ऑर्डर कितना आ रहा है 4. इट मीन सी का एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर पा रहा, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 0. अपने टोटल ऑर्डर कितना आ रहा है 4, यानी एक ऑर्डर कम हो रहा है. और वो किस केस में कम हुआ, सी के रेस्पेक्ट में. उतारिए से
चलिए सेकंड एग्जांपल करते हैं. एक रिएक्शन दी भी हमको, A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट. यहाँ लिखा X, यहाँ लिखा Y. इसका रेट लो अप्लाई करें तो R इज इक्वल टू K A रेज टू पावर X एंड B रेज टू पावर Y. ये इसका रेट लो होगा, यानी X Y की वैल्यू अननोन है अभी तक, ऑर्डर रिएक्शन में पता नहीं है. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिया, A की कंसंट्रेशन रखी 0.15 मोलर, B की कंसंट्रेशन भी 0.15 मोलर. देन रेट ऑफ रिएक्शन इज 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मोलर पर सेकेंड, क्योंकि और रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट था अपने पास में मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोलर पर सेकेंड. सेकेंड एक्सपेरिमेंट, इसकी वैल्यू काउंट की 0.45 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन 0.15 मोलर. तो यहाँ रखा 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मोलर पर सेकेंड. थर्ड कंडीशन 0.15 मोलर, यहाँ रखा 0.45 मोलर. देन रेट ऑफ रिएक्शन इज 13.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मोलर पर सेकेंड. देन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये दो बातें हमें कैलकुलेट करनी है. अब देखो, ऐसे टेबल क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले ये चेक कीजिए कि जो A और B है उनमें कंसंट्रेशन कांस्टेंट कहां पर है. तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट A की कंसंट्रेशन में चेक करूं 0.15 मोलर, थर्ड एक्सपेरिमेंट में 0.15 मोलर. यहाँ वैल्यू कितनी है 0.15 मोलर, यहाँ वैल्यू कितनी है 0.45 मोलर. देन फर्स्ट केस में रेट ऑफ रिएक्शन 1.5 और यहाँ कितना है 13.5 कंडीशन. तो अपन दोनों ही एक्सपेरिमेंट के अंदर रेट लो अप्लाई करें, यानी एक्सपेरिमेंट 1 अपॉन एक्सपेरिमेंट थर्ड कंडीशन R1 अपॉन R3 वैल्यू कितनी होगी 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4 अपॉन 13.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4. रेट कांस्टेंट K फर्स्ट की कंडीशन में A की कंसंट्रेशन 0.15 रेज टू पावर X 0.15 रेज टू पावर Y अपॉन रेट कांस्टेंट K 0.15 रेज टू पावर X एंड 0.45 रेज टू पावर Y. 10 रेज टू पावर से माइनस कैंसिल आउट, रेट कांस्टेंट कैंसिल आउट, ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट. तो क्या बचा अपने पास में, यहाँ वैल्यू आ गई 1/9 इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 1/3 की पावर Y. 1/9 को अपन लिख दें 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 की पावर Y. बेस सेम है तो मैथमेटिकल टर्म में क्या होगा, बेस सेम तो पावर भी सेम होगी. देन Y इज इक्वल टू 2. इट मीन हमने जब A की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा है तो मेरे पास ऑर्डर कैलकुलेट कौन सा हुआ Y, यानी विद द रिस्पेक्ट ऑफ B. इसी तरह मैं B को अगर कांस्टेंट कर दूं तो मेरे पास ऑर्डर कौन सा आएगा A का, यानी इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन A. तो ये तो अपने काउंट किया एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और थर्ड को. अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं 0.15 और सेकंड काउंट किया यहाँ पे 0.15, ये दोनों कंसंट्रेशन कांस्टेंट है. तो यहाँ लिखा मैंने R1 अपॉन R2, तो वैल्यू कितनी जाएगी 1.5 अपॉन 4.5 कैंसिल आउट वैल्यू. देन 1.5 अपॉन 4.5 इज इक्वल रेट कांस्टेंट कैंसिल आउट, दोनों में कॉमन रहेगा. कंसंट्रेशन यहाँ कितनी हुई, ये तो कैंसिल आउट, यहाँ कितना हो जाएगा 1/3 रेज टू पावर X, ये भी कितना हुआ 1/3 पावर 1 इज इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर X. बेस सेम तो पावर भी सेम होगी, तो X की वैल्यू कितनी आ गई 1. तो अपने पास में टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
एक्स प्लस वाई, इट मीन्स 1 + 2, टोटल ऑर्डर कितना हो गया 3। ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सेकंड कैलकुलेशन, काउंट करना था रेट कांस्टेंट को, तो जो 3 एक्सपेरिमेंट है उनमें से कोई सा भी एक एक्सपेरिमेंट ले, लेकिन रेट कांस्टेंट तो पूरे इस रिएक्शन के लिए फिक्स रहेगा। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट काउंट किया, वैल्यू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में 1.5 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल रेट कांस्टेंट निकालना है। ए की कंसंट्रेशन 0.15 रेस्ट पावर एक्स की वैल्यू 1, 0.15 रेस्ट पावर वाई और वाई की वैल्यू 2, वैल्यू काउंट की 1.5 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के को इन्होंने दिया, इन दोनों को अपॉन में ले गए, तो अपॉन 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ऊपर कितना हुआ 10⁻6, ये पॉइंट आऊँ तो यहाँ पे कितना जाएगा 5 कंडीशन, ये कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी होगी 5 + 5 -4, तो ऊपर हो गया 10 अपॉन 15 इंटू 15 225, 225 को इससे डिवाइड कर दें तो वैल्यू अपने पास मांगी 0.04। अब इसकी यूनिट कितनी होगी, अपने पास ऑर्डर कितना है 3, और रेट कांस्टेंट यूनिट के लिए क्या बताया था मोल पर लीटर रेस्ट पावर 1 - n, सेकंड इनवर्स में कंसंट्रेशन टर्म थे, n की वैल्यू कितनी पुट कर दे 3, तो 1 - 3 वैल्यू कितनी आ गई -2, -2 आती कंडीशन क्या देगी लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 2 एंड सेकंड इनवर्स, ये इसका होगा रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने काउंट किया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, और सेकंड काउंट करा अपन रेट कांस्टेंट को। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट यूनिट भी तुम्हें लिखनी कंपलसरी होगी, और रेट यूनिट लिखने के लिए इसी फॉर्मूला को यूज में लेना है। कॉपी कीजिए फटाफट। सेकंड रिएक्शन है NO + ½ O2 गिव्स NO2। जैसे केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, रिएक्शन लिख दे अपन SO2 + Cl2 गिव्स SO2Cl2, थायोनिल क्लोराइड कंडीशन। यहाँ लिखा एक्सपेरिमेंट एक्टिव मास ऑफ SO2, एक्टिव मास ऑफ Cl2 एंड रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 0.015 मोलर, 0.09 मोलर, 0.015 मोलर, 0.015 मोलर, 0.05 मोलर। यहाँ करा इसका 0.15 मोलर एंड 0.05, इसको कर ले 0.15 मोलर। चेंज करें, इन दोनों कांस्टेंट कर दिया अपन ने, यहाँ वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं, तो वैल्यू कर दी अपने 0.15 मोलर। यहाँ लिख दें 1.8 इंटू 10⁻⁻2 मोलर पर सेकेंड, 1.08 इंटू 10⁻⁻2 मोलर पर सेकेंड, 5.4 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। अब इसमें काउंट कीजिए आप ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट को, कीजिए फटाफट।
उतारिए फटाफट, कॉपी कीजिए इसे। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते आगे। देखिए ऐसे यहाँ पे अपने पास ये वैल्यू 0.015 मोलर एंड 0.015 मोलर, ये वैल्यू कांस्टेंट है। देन यहाँ पे 0.05 मोलर एंड 0.15 मोलर, 1.8 एंड 5.1, 5.4। अगर ये वन, इसका रेशियो 1/3 यानी 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है इसको, तो ये भी कितना हो रहा है, 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, यानी ये तो कांस्टेंट है अपने पास में। यानी अगर इसका रेट एक्सप्रेशन लिखे तो रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, R इज इक्वल टू K SO2 रेज टू पावर X Cl2 रेज टू पावर Y। SO2 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है फर्स्ट एंड थर्ड में, बट Cl2 की कंसंट्रेशन फर्स्ट एंड थर्ड में कितना हो रहा है, 3 टाइम्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन में कितना हो रहा है, 3 टाइम्स, यानी ऑर्डर कितना हो गया, 1। इट मीन्स Y की जो वैल्यू अपने पास में आएगी 1। अब सेकंड कंडीशन में यहाँ वैल्यू 0.05 और यहाँ वैल्यू 0.05, यानी ये कांस्टेंट, बट इसको अगर मैं काउंट करूँ 0.015 एंड 0.09, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 6 टाइम, इसका 1/6 पार्ट, इसका 6 टाइम हो गया 0.09। तो यहाँ पे भी कितना देखो 1.08 × 10⁻²। इस पॉइंट को हटाऊं तो ये कितना 10.8 × 10⁻⁻3, तो वहाँ पे ये भी कितना हो गया 1/6। तो ये वैल्यू भी कितनी होगी 1/6 वैल्यू। इट मीन्स एक्स की जो वैल्यू आएगी वो भी कितना आएगा 1, एंड टोटल ऑर्डर 1 + 1 कितना हो जाएगा, टोटल ऑर्डर 2। अब रेट कांस्टेंट निकालने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट लें, फर्स्ट में वैल्यू दे रखी है 1.8 × 10⁻³ इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ SO2 0.015 रेज टू पावर X 0.05 रेज टू पावर Y। K की वैल्यू निकाली 1.8 × 10⁻³ अपॉन 0.015 × 0.05, पॉइंट हटा यहाँ से, तो 10⁵ प्लस 5 -3, ये पॉइंट हटा दो यहाँ से, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 4 वैल्यू। तो ऊपर तो वैल्यू कितनी -3 + 4 10, तो ऊपर वैल्यू आ गई 180 अपॉन 15 × 5 75। इसको डिवाइड करें तो वैल्यू कितनी आएगी 75 × 150 कितना गया 32.4। अब बात आती है इसकी यूनिट की, तो सेकंड ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट एक्यूरेट लीटर मोल इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स, दैट्स द करेक्ट आंसर। ऑर्डर यहाँ पे मैच कर रहा है कि दोनों कंसंट्रेशन कांस्टेंट, तो इफेक्ट ऑर्डर किसका आएगा Cl2 का। जब Cl2 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट तो ऑर्डर किसका आएगा SO2 का। दोनों कंबाइंड किया, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया अपने पास में 1 + 1 2। फिर इस ऑर्डर से रेट इन ऑर्डर की वैल्यू पुट की रेट लॉ के अंदर, और वैल्यू किसकी काउंट की, रेट कांस्टेंट की। तो ये अपना नॉर्मल मेथड है डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, और इसमें पिछले 2-3 सालों से डिस्प्लेसमेंट मेथड में मेडिकल और जेई दोनों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बढ़े आगे, ओके। अब सेकंड मेथड को अप्लाई करते हैं, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड फर्स्ट काउंट करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जैसे रिएक्शन ली मैंने, ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। जब इनिशियली टाइम है 0, देन कंसंट्रेशन ऑफ ए
इज ए मोल पर लीटर एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन दैट टाइम 0, या इसको ए नहीं लिख के अपन काउंट कर लें ए नॉट कंडीशन। फिर आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टी टाइम concentration of A is 80। अब रेट लॉ को अप्लाई करें तो रेट लॉ की कंडीशन क्या हो जाएगी, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 0, क्योंकि 0 ऑर्डर के लिए काउंट कर रहे हैं, इसमें इसका एक भी मॉलिक्यूल इफेक्ट नहीं कर रहा। अब इनिशियल टाइम यानी टाइम 0 पे जब काउंट करूँ इसे, तो कंडीशन क्या आएगी, R is equal to rate constant K A naught condition at time T, then condition आएगी R is equal to K AT raised to power 0, ये कंडीशन। और किसी की अगर पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी, 1 वैल्यू। R का बेसिक फॉर्मूला अपने पास में क्या होगा, dx बाई डी टी, तो यहाँ काउंट किया dx बाई डी टी इज इक्वल टू k इंटू ए टी रेज टू पावर 0, और x कंपोनेंट मेरा कौन सा हो गया, कंसंट्रेशन काउंट करने के लिए, तो d बाई डी टी काउंट किया इसको। अब 80 की पावर 0 तो वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसको लिख दें d बाई डी टी के कंडीशन, या इसको लिख दें dx इज इक्वल टू k इंटू डी टी कंडीशन। तो यहां काउंट किया तो वैल्यू कितनी होना इसमें, x इज इक्वल टू k इंटू टी, या इसको इस a नॉट की कंडीशन में अगर काउंट करते तो यहां कितना डी ए नॉट कंडीशन अपॉन डी टी जो के ए टी कंडीशन। तो इसको मैं एक्सप्लेन अगर करता तो कंडीशन क्या आती है, डी ए टी बाई डी टी इज इक्वल टू के तो यहाँ वाले कितनी होती, ए टी इज इक्वल टू के टी प्लस सी कंडीशन, ए टी इज के टी प्लस सी कंडीशन। अब सी की वैल्यू काउंट करने के लिए अगर टाइम 0 पे अगर काउंट करें तो अपने पास में 80 की जो वैल्यू हो किसके इक्वल होगी, ए नॉट के इक्वल। तो यहाँ वैल्यू पुट की ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी, देन सी की वैल्यू कितनी होगी, ए नॉट। इस सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो वैल्यू कितनी आएगी, सी वैल्यू ए नॉट पुट की, देन 80 इज इक्वल टू के टी प्लस ए नॉट कंडीशन। लेकिन यहाँ पे जैसे डिफरेंशिएट काउंट करोगे तो यहाँ कितना आएगा, के टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। तो यहाँ काउंट किया माइनस के टी प्लस ए नॉट, माइनस के टी को उधर शिफ्ट कर दो कितना हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 80 कंडीशन, और ए नॉट माइनस 80 यानी इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, अपना फाइनल माइनस इनिशियल जो कंडीशन है वो कौन सी रहेगी अपने पास में, एक्स की टर्म के अंदर। तो अपन सिंपल इसको ये काउंट करें कि r इज इक्वल टू के 80 की पावर 0, 80 की पावर 0 इट मींस के वैल्यू कितनी होगी 1। तो r का फॉर्मूला dx बाई डी टी के 80 की पावर 0 तो वैल्यू 1, देन dx इक्वल टू डी टी अपॉन के इज इक्वल टू के। यहाँ में इंटीग्रेटेड इक्वेशन ली, dx इक्वल टू के इंटू डी टी, इंटीग्रेटेड इक्वेशन में x इक्वल टू के टी कंडीशन। अब सेकेंड कंपोनेंट इसका काउंट करते हैं, हाफ लाइफ कंडीशन। हाफ लाइफ कंडीशन का मीनिंग होगा 50% डिसोसिएशन के लिए, 50% डिसोसिएशन में टाइम को अपन रिप्रेजेंट करेंगे टी हाफ से, और x की जो वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, a बाई 2 कंडीशन। तो यहाँ वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा, a बाई 2 इज इक्वल टू के इंटू टी हाफ, देन टी हाफ इज इक्वल टू a बाय 2k कंडीशन। इसको इस तरह लिखा जाएगा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन
R is equal to K, concentration of A is 0. द फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? R is equal to K. तो अपन स्टेटमेंट ये बोल सकते हैं, इसे लिखिए, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. कि कंसंट्रेशन पर पावर कितनी लगी हुई? 0, और किसी की पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1, देन R इज इक्वल टू K. देन इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. सेकेंड, ये बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि कंसंट्रेशन डिपेंड ही नहीं कर रहा. थर्ड कंडीशन, टी हाफ इज इक्वल टू ए बाय 2K, या इसको लिख दें टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2K कंडीशन, अगर इनिशियल ए नॉट काउंट किया हो तो इसको लिख दें हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट रहती है जीरो ऑर्डर में, बट हाफ लाइफ हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ये कंडीशन याद रखेगा. अब ग्राफिकल मेथड है, तो अपने पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू के टी. ग्राफिक काइनेटिक्स में क्वेश्चन बनाते हैं, ग्राफिकल पोर्शन जो लेते हैं बोलते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो कंपेयर अगर मैं करूं तो x इज इक्वल टू के टी प्लस 0. अब इसमें काउंट किया, c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? 0. m की वैल्यू किसमें आ रही है? पॉजिटिव. k कंडीशन है, c 0 m पॉजिटिव. तो ग्राफिकल नोटेशन कर लें, y एक्सिस पे कौन है? x. स्लोप कितनी होगी? k. और अपने पास में x एक्सिस पे कौन आएगा? t. m पॉजिटिव है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? k कंडीशन, यानी m पॉजिटिव और c 0 इंटरसेप्ट कुछ होगा ही नहीं, तो इंटरसेप्ट 0 ओरिजिन पॉइंट से काउंट किया ऐसे, और दोनों स्लोप पॉजिटिव आ गया, तो कंडीशन क्या रहेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आफ्टर टाइम t पर अपने पास में कंसंट्रेशन जो है अपने पास में वो कितनी हो जाएगी? 80. इस 80 को मैं काउंट करूं अगर, तो इनिशियल आफ्टर टाइम t कंसंट्रेशन होगी 80, तो मेरे पास में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 माइनस ए नॉट, ये कंडीशन. और फॉर्मूला क्या होना इसमें? x इज इक्वल टू के इंटू टी कंडीशन. x की ये वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, 80 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी कंडीशन. इस माइनस को तो लेके जाऊं तो कंडीशन क्या आएगी? 80 इज इक्वल टू के टी प्लस ए नॉट. अब कंपेयर किया इसको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सी की वैल्यू कितनी है? ए नॉट. एक्स पे कौन है? टी, और y पे 80 कंडीशन. तो ग्राफिकल कंडीशन क्या होगी? c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड m इज पॉजिटिव. c इज नॉट इक्वल टू 0 पॉजिटिव स्लोप में, स्लोप कौन सी आ रही है? पॉजिटिव. इसमें थोड़ा सा ऊपर आएगा 0 से, लेकिन पॉजिटिव है तो यहां से अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्लोप ये आएगी प्लस के, और ये इंटरसेप्ट रहेगा ए नॉट के इक्वल. y एक्सिस पाएगा 80, और x एक्सिस पे अपने पास में टाइम कंडीशन. फर्स्ट ग्राफ हमने काउंट किया है, c इज इक्वल टू 0 m पॉजिटिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सेकेंड ग्राफ मैच किया हुआ है 80 और टाइम के बीच में. 80 क्या है? आफ्टर टाइम t कंसंट्रेशन, और टाइम के बीच में ग्राफ लिया, तो कंडीशन कौन सी मैच हो रही है? c इज नॉट इक्वल टू 0 और m इज पॉजिटिव. c इज 0 होता तो इस पॉइंट से काउंट करते, बट नॉट इक्वल टू 0, देन ओरिजिन थोड़ा सा ऊपर कंसीडर किया इसे, और ये वैल्यू जो ये काउंट होगी इंटरसेप्ट की फॉर्म में. स्लोप रहेगी इसमें प्लस केक में. उतारिए से.
तो जीरो ऑर्डर में अपने दो बातें नोट की कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. सेकंड पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. और फिर उसको ग्राफ से मैच करवाया. फर्स्ट एग्जांपल, in zero order reaction rate constant is 0.3 molar per second. After 25 seconds, concentration of reactant will be 0.05 molar. Then calculate initial concentration of reactant. रेट कांस्टेंट गिवन है 0.3 मोलर पर सेकंड, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, और जीरो ऑर्डर में भी रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकंड. फिर कंडीशन दे रखी है आफ्टर 25 सेकंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी 0.05 मोलर. देन कैलकुलेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर्मूला था x इज इक्वल टू k इंटू टी. ठीक है, k हमारे पास में, टाइम हमारे पास में, x की वैल्यू निकाल लें. तो यहाँ x की वैल्यू निकाली, k की वैल्यू 0.3, टाइम दिया हुआ है 25, तो वैल्यू कितनी होगी 7.5 मोलर. बट आफ्टर 25 सेकेंड 25 सेकेंड यानी इनिशियल अगर मैं a काउंट करूं, डिसोशिएट कितना हुआ x, ये वैल्यू दे रखी है 0.05 मोलर, यानी a माइनस एक्स, इसने फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है. फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल माइनस एक्स डिसोशिएट वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन. a अपने पास की वैल्यू निकालनी है तो इसको काउंट कर लें. a इज इक्वल टू 0.05 प्लस एक्स, a इज इक्वल टू 0.05 प्लस x की वैल्यू, x अपन ने कितना कंसिडर किया है 7.5, तो यहाँ रखा 7.5. देन a की वैल्यू कितनी आएगी 7.55 मोलर. ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी. जीरो ऑर्डर के अंदर फॉर्मूला याद रखिएगा, x इक्वल टू के टी. एक्स होता है डिसोशिएट अमाउंट, k रेट कांस्टेंट, और t कितने टाइम में वो डिसोशिएट कर रहा है इसको. तो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई थी, x की वैल्यू मैंने काउंट की, k इंटू टी, k गिवन है, t गिवन है, वैल्यू आ गई 7.5 मोलर. फिर काउंट किया आफ्टर टाइम t यानी 25 सेकंड, a माइनस एक्स की वैल्यू गिवन है 0.05 मोलर. देन a इज इक्वल टू 0.05 प्लस एक्स, और वैल्यू आ गई 7.55 मोलर. ये अपना सिंपल क्वेश्चन रहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर.